तो हम लोग यहाँ पे थे, अगेन पूरी रिवीजन है, बस चेंज क्या आपका बोलो स्टोर प्रोसीजर। स्टोर भी क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, तो बोलते थे परफॉर्मेंस बेटर होती है और सिक्योर होती है। फिर वेब कॉन्फिग में कनेक्शन सिंक बनाया, डाटा एंट्री के लिए स्क्रीन बनाई, पेज लोड में कनेक्शन ओपन। ठीक, यानी कि कैसे आप देखो जितनी बार आप चीज को पढ़ते हो उतनी बार ही आंसर और यानी कम उसमें ज्यादा मिल जाता है, यही होता है। ठीक, अब आपको ये नहीं कनेक्शन सिंक क्या होता है इतना नहीं, आप सिंपल और अगली बार करोगे तो और कम रहेगा। ठीक, फिर हम सीधा बोलेंगे एक डाटा एंट्री स्क्रीन और एक डाटाबेस का कनेक्शन, बस दो ही चीजें चाहिए मेन तो। ठीक, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही आपको आंसर का मीनिंग पता चल जाता है। लॉजिक तो हम लोग लिख रहे थे सेव का कोड, यहां पे थे और ये देखो पेज लोड में कनेक्शन ओपन किया, ठीक है जी, और ये था। अब इसमें सारा कोड पुराना था, सिर्फ ये दो लाइन आपको चेंज की थी। कमांड टेक्स्ट जहां इनलाइन क्वेरी थी वहां क्या लिखा, स्टोर प्रोसीजर, और एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी होती कमांड टाइप। कमांड टाइप क्या आएगा आपका, स्टोर प्रोसीजर, नहीं तो कमांड टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट। क्या होता है, टेक्स्ट। और कोई कौन पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, ये वैल्यू ऐड कर दी, और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और cmd डॉट डिस्पोज। अब सेव होने के बाद क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक, यही कॉपी कर, पता नहीं ऐसे कॉपी पेस्ट चलता है। क्या किया मैंने, ऐसा नहीं कि जरूरी सेलेक्ट करना है। एक आप उस लाइन के सामने कहीं से आगे या पीछे कर्सर रख दो और कंट्रोल सी, पूरी लाइन कॉपी हो जाती है। एक, और फिर पेस्ट कर लो जितनी मर्जी बार पेस्ट। एक, अब यहां पे क्या आएगा, आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस याद रखना आपने एक एक लाइन लिखनी है। एक आपने तो पूरे कोर्स में नहीं कॉपी पेस्ट करना। एक, तो चारों टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी कर दिए, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1.4। बस अब हमें पता वैसे कि क्लियर वाला कोड है, मैं नहीं बनाना। मैं कोड को हमेशा बच्चे लिखो ऑन डिमांड, तब आपको पता चलता है कि आपको पूरा फ्लो पता है कि नहीं। एक, जैसे जैसे आपका माइंड बोलता वैसे वैसे कोड लिखो, इस मतलब हमें समझ आ गया। तो ये क्लियर का कोड अभी हमने लिख दिया। तो ये कोड था आपका सिंपल सेव का, सेम कोड था। अब आप इसको रन करो, याद रखना नेक्स्ट वीक से मंडे से शुरू करना हमने एमबीसी टॉपिक। एक, और काफी डिमांड में मैंने बताया था, हर लैंग्वेज के अंदर है, इसलिए एक महीना फिर हम पूरा एमबीसी पे काम करें। लादी अब हम लोग मान लो एक और रिकॉर्ड, एक ये नेम, एड्रेस और सैलरी। सेव बटन पे क्लिक करो और ये सेव हो गया। डिफरेंस क्या आपका बोलो, ये काम हम लोग प्रोसीजर के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर के साथ। तो ये सेव हो। ठीक, अब आप डिस्प्ले पे क्लिक करो, इस पे क्लिक किया,
डिस्प्ले। एक डाटा डिस्प्ले करना है, सेव तो हो रहा है, बस फर्क कितना, पहले यही काम इनलाइन क्वेरी से था, अब यही काम जावा स्टोर प्रोसीजर के साथ। एक अब उसके बाद आपने डिस्प्ले, तो डिस्प्ले किसमें करवाना बताया था, टूल बॉक्स में जाओ, स्टैंडर्ड कैटेगरी में कंट्रोल है लिस्ट बॉक्स। एक और ये जो लिस्ट बॉक्स है ये आपने डेटा डिस्प्ले के लिए यूज करना है। ऐसा और भी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स और रेडियो बटन, बस फर्क क्या सब में, डिजाइन। तो अब यहां पे डिस्प्ले बटन पे क्लिक करो, एक डिस्प्ले बटन पे क्लिक किया, और यहां पे वही एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, फिर वही cmd डॉट कमांड टैग्स, और यहां पे स्टोर प्रोसीजर का नाम डिस्पैच। ये डिस्पैच हमने कल बनाया था, इसमें सिर्फ कितना लिखा हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी एंड, यही लिखा हुआ। अब cmd डॉट, बात वही है, कमांड टाइप, और ये देखो कमांड टाइप क्या आपकी एक इनम्बरेशन है, ये देखो डॉट, वही ऑप्शन आ गई, तो यहां चूज कर लिया स्टोर प्रोसीजर। कमांड टाइप डॉट cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। एक और ये देखो कमांड टाइप बताया था F12, इनम्बरेशन है सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस। अब उसके बाद क्या लिखना है, cmd डॉट कनेक्शन, कहां पे ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा। अब हमें पता डिस्प्ले में क्या लिखा था, सिलेक्ट ही है, तो मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर, बताया हुआ कि एसक्यूएल डेटा रीडर जो है, एक ये डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, ये रीड ओनली होता है, ये फॉरवर्ड ओनली होता है, जिससे डाटाबेस से डाटा एक्सेस करने की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। क्या होती है, बेटर। एक तो एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा डाटाबेस में, उसका जो रिजल्ट आएगा, अब उस रिजल्ट का जो रेफरेंस है वो कहां आएगा, डाटा रीडर में। रेफरेंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी स्टैक में, और स्टैक में क्या आएगा आपका रेफरेंस। तो इधर इंप्रूव करो। एक अब इस डाटा रीडर का डेटा मैंने डिस्प्ले कहां करना है, लिस्ट बॉक्स में सारा। तो लिस्ट बॉक्स में हम दो ही कॉलम का डाटा ले सकते हैं, डाटा टेक्स्ट फील्ड लार्ज। लिस्ट बॉक्स वन डॉट डाटा वैल्यू फील्ड, उसमें उस कॉलम का नाम जिसका डाटा डिस्प्ले नहीं कर, तो डाटा वैल्यू फील्ड में हमने दे दिया
एम्प नंबर। अब क्यों नहीं डिस्प्ले करते, इंटरनली यूज होते हैं। डिलीट करेंगे तो वेयर में एम्प नंबर, अपडेट करेंगे तो वेयर में एम्प नंबर, फाइंड करेंगे तो वेयर में एम्प नंबर, क्योंकि इसको क्या बनाया हुआ, प्राइमरी। और वैसे भी याद रखना, जो आईडी ये कॉलम जो होते हैं इंटरनली यूज करने के लिए होते, स्क्रीन पे डिस्प्ले के लिए नहीं होते। नेक्स्ट, डाटा कहां से आएगा, डेटा सोर्स, listbox1.data bind, डेटा सोर्स कहां से डेटा आएगा, और डेटा बाइंड होता आपका डेटा फिल करने के लिए। डेटा सोर्स कहां से डेटा आएगा, पर डेटा आता नहीं है, आता तब है जब डेटा बाइंड मेथड को कॉल कर, और उसके बाद डाटा रीडर को क्या कर दो, क्लोज, और कमांड को क्या कर दो, डिस्पोज। अब ये सेम कोड आपके पास लिखा हो, पुराना ही कोड है, बस कमांड टेक्स्ट और कमांड टाइप। और यहां पे रन करो, और ये देखो डिस्प्ले पे क्लिक किया, डेटा डिस्प्ले हो गया। एक चीज बताना मेरे को, अगर मैं यहां पे एक लाइन ये लिख लूं, क्या रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे तो पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं, किसको लगता पढ़ेगा? किसको लगता है नहीं पढ़ेगा? कहते प्रैक्टिस करके कितनी आए, क्यों कहते हैं 3 बार करो 4 बार, लिखना थोड़ी है। अब आपको बताया हुआ कि डाटा रीडर फॉरवर्ड ओनली, यस। अब उस चीज को पहले समझो, फॉरवर्ड ओनली का मतलब इंग्लिश नहीं समझनी, सिंपल। एक्चुअल में उसकी वर्किंग क्या है। दिया डॉट रीड क्या करेगा, पहली रो को रीड कर लेगा, उसके बाद बाकी जितनी रो बच गई वो आपकी लिस्ट बॉक्स के साथ बाइंड हो जाएंगी। यानी ये कोड क्या करेगा, पहली रो को स्किप कर देगा, बाकी रो का डाटा दिखा दे, क्योंकि पहली रो जब रीड कर ली तो ऑटोमेटिकली वो कहां से शुरू करेगा, सेकंड से करेगा। यही तो फॉरवर्ड ली है, एक बार जो पढ़ लिया दोबारा से उस पर नहीं जा सकते। तो इस केस में एरर कोई नहीं आएगी, पहली रो को स्किप कर देगा। मान लो पहली रो में नाम है अमित, अमित को स्किप करके बाकी दिखा देगा। एक
समझना है, कोड लिखने पे जोर नहीं देना। एक समझ आ गया होगा, अंग्रेजी के मीनिंग कुछ और होते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं उसमें थोड़ा सा पूरा समझना होता है। एक थ्योरी अलग है, लिख ली, समझा दिया, काम तो बाद में करने पड़ना। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर 2 बार दिया डॉट लिखोगे ना यहाँ पे तो 2 रो स्किप कर देगा, तीसरी से शुरू करेगा। यही तो फॉर्मूला नहीं है। अब आप लोग रन करो। अब मैं चाहता हूं जैसे ये पेज लोड इवेंट फायर हो, अगर मेरे पास टेबल में डाटा है तो वो डेटा जो है लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाना चाहिए। वो डेटा लिस्ट बॉक्स में अभी नहीं हो रहा। अभी कब डिस्प्ले होगा? जब मैं डिस्प्ले बटन पे क्लिक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो डिस्प्ले वाला कोड है वो मैं पेज लोड में भी लिख दूंगा। कहां पे? पेज लोड में। तो डिस्प्ले का कोड पेज लोड पे भी चाहिए, तो क्या बनाओगे इसका? मेथड। सेलेक्ट कर लिया इसको, एडिट, रिफैक्टर, एक्सट्रैक्ट मेथड, सेम चीज। और यहां पे क्या नेम दोगे? डिस्प्ले। एक डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा? पेज लोड पे डिस्प्ले को कॉल कर। एक अब यहां पे इसी डिस्प्ले को हम पेज लोड पे कॉल ले रहे हैं। मेथड बनाना तो पहले भी आता था। अब आ जाओ पेज लोड इवेंट पे। कहां पे कॉल करना है? कनेक्शन ओपन करने के बाद। अगर यही ऊपर लिखोगे तो नहीं चलेगा। एक तो अब यहां पे मैंने पहले चेक किया और आया था पेज डॉट इज पोस्ट बैक कॉल्स, कि जब पेज फर्स्ट टाइम सर्वर से आए तो किसको कॉल करे? डिस्प्ले। पेज डॉट इज पोस्ट बैक कॉल। अगर ये फॉल्स है देन वो लिस्ट डिस्प्ले को कॉल करेगा। एक तो पेज, इसका मतलब ये होगा कि पेज पहली बार जब सर्वर से आए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है कि जब पेज पहली बार सर्वर से आए तो ये डिस्प्ले कॉल हो, नेक्स्ट टाइम सर्वर से आए तो ये डिस्प्ले कॉल नहीं होना चाहिए। अगर ये बार बार कॉल होगा तो परफॉर्मेंस स्लो होगी, हो सकता है कोई लॉजिक भी फेल हो हमारा। एक अब आप रन करोगे, जैसे देखो आगे अपने आप अगर डेटा है तो आ जाएगा। अब एक काम आपने करना है,
अगर हम यहां इस पोस्टबैक का चेक ना लगाएं, सीधा लिख दें, क्या कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ये अभी नहीं बताना, ये नेक्स्ट लेक्चर तक आपने समझना। अगर कोई प्रॉब्लम है और ये लिखने से प्रॉब्लम हट गई, फिर आपको समझ आएगा इस पोस्टबैक हमने क्यों करा। एक पहले हटाना, फिर डिस्प्ले देखना क्या काम करता है, कहां प्रॉब्लम आती है। फिर जब ये लिख दोगे करके, प्रॉब्लम हट जाएगी, आपको मीनिंग समझ आएगा कि एक्चुअल में इस पोस्टबैक हमने यहां पे क्यों ऐड किया। हो गया जी डिस्प्ले का कोड, और इसे कॉल कर लिया पेज लोड। अब यही डिस्प्ले का कोड जो है आप कॉल कर लो सेव बटन पे। कहां पे? सेव। कैसे कॉल करोगे? यही है इनसेट, और यहां पे किसको कॉल कर लो? बताइए क्यों किया? ताकि सेव होने के बाद लिस्ट बॉक्स भी रिफ्रेश हो जानी चाहिए, क्योंकि पेज लोड का कोड एक बार ही चलेगा। इस पोस्टबैक फॉल्स कर दिया, ये तो पिछले में भी किया। कोड और अच्छा होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब आप ये देखो, अब पूरा फ्लो क्या डिस्प्ले हो रहा है। आपने एक और रिकॉर्ड डाला जी, नेम, एड्रेस और सेव भी हो गया। और अब हम चाहते हैं जिस नेम पे क्लिक करें उसकी डिटेल टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए। जिस नेम पे क्लिक करें, अब कहानी पता है, इसे कहते हैं फाइंड का कोड। ये कोड कहां लिखना है? लिस्ट बॉक्स। एक तो यहां पे गए, ये लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स के क्लिक में चाहिए तो डबल क्लिक किया, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। अब इस बार वीकेंड आ गया तो आपको ना सिर्फ दो ही एप्लीकेशन 3 बार बना के देते हैं। एक वो जिससे पहले कंप्लीट की, एक ये जो हम आज कंप्लीट करेंगे, ताकि मंडे को आओ, एक जो नया पढ़ेंगे हम उस पर अपना टाइम लगाएं। छुट्टी नहीं मारनी, प्रैक्टिस करनी है, इसलिए रखा होता मैंने। तो सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज क्या लिखेंगे? देखो ये सब पहले पढ़ा हो, अब हम उसी स्पीड से कर रहे हैं, ये हमें आता है। cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, cmd डॉट कमांड टैग्स, क्या नेम होगा? फाइंड एन। उसके बाद cmd डॉट कमांड टाइप, और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन। cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन। और हमें पता है जो फाइंड एप स्टोर प्रोसीजर है उसमें एक पैरामीटर है, देख लेंगे हमने बनाई, उसमें लिखा हुआ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीवीएफ वेयर एम नंबर। कैसे लिखोगे? cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू @enum डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्टेड वैल्यू क्या करता है? जिस नेम पे क्लिक करोगे वो उसका एम्प नंबर उठाएगा, और डाटा वैल्यू फील्ड में क्या दिया हुआ? एम्प नंबर।
तो लिस्ट बॉक्स से डाटा वैल्यू फील्ड का डाटा उठाना हो तो क्या लिखते हैं, सेलेक्टेड वैल्यू। एक हम नेम पे क्लिक करेंगे, बट हमें नेम नहीं चाहिए, उसका एम्प नंबर, तो सिलेक्टेड वैल्यू से एम्प नंबर आएगा, क्योंकि डिस्प्ले वाले कोड में नजर मारो डाटा वैल्यू फील्ड में क्या है, एम्प नंबर, कौन सा जिसको आप सेलेक्ट करोगे, दैट्स वाई सेलेक्टेड। बस अब है तो इसमें भी सिलेक्ट क्वेरी, अगेन cmd डॉट एग्जीक्यूट रीड। हमें पता है एक ही रो आएगी, एम्प नंबर प्राइमरी की है, एक ही एम्प्लॉय के पे क्लिक करेंगे तो डाटा रीडर में सिंगल रो आएगी। हम चेक कर रहे हैं कि रो है भी कि नहीं। अगर ये रो है कि नहीं, दिया डॉट हैज रोज, चेक किया डाटा रीडर में रो है कि नहीं। अगर ये रो है तो इफ के अंदर जाएगा और दिया डॉट रीड से वो रीड करे। दिया डॉट हैज रोज, चेक किया डाटा रीडर में रो है कि नहीं। अगर है तो दिया डॉट रीड से उस रो को रीड किया। एक ही रो है तो दिया डॉट रीड से उसी रो को रीड करेगा। अब उसका डेटा कहां डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 में आएगा एम्प नंबर, तो टीआर और 0 में क्या है, हम यहां पे कॉलम का नेम भी दे सकते हैं, हम कॉलम का इंडेक्स भी दे सकते हैं। प्रीवियस में मैंने नेम ही लिखा था, जैसे 0 में एम्प नंबर है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कॉलम का इंडेक्स। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या आएगा, नेम, 3 में एड्रेस, 4 में सैलरी, और यहां इंडेक्स दे दिया 1, 2 और 3। दिया डॉट हैज रो, चेक किया रो है कि नहीं। अगर रो है तो दिया डॉट रीड से उस रो को रीड कर लिया, और यहां पे ये डाटा टेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3 4, 0 में एम्प नंबर, 1 में नेम, 2 में एड्रेस, 3 में सैलरी। एक आप यहां कॉलम का नाम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे जैसे हमने लिखा था। अब होता क्या, जब टेबल में छोटा सा हो तो हमें इंडेक्स पता होते हैं उसमें कॉलम की, तो 0 में नंबर, 1 में नेम, 2 में एड्रेस, 3 में सैलरी। लेकिन टेबल अगर 100 कॉलम हो तो हमें इंडेक्स नहीं पता हो, तो उस केस में कॉलम के नेम लिख सकते हैं, बाकी तो वो समझ आ गया। कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है प्लस, तो फिर मुझे समझाओ आप लोग। देखो इसको टू स्ट्रिंग किया
क्यों किया टू स्ट्रिंग? क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रिंग, ठीक है। और एम्प नंबर क्या होता? इंटीजर। और दूसरे वाला तो नेम है, यानी एक्चुअल में इस कॉलम का नाम तो यही है ना बच्चे, इसको भी टू स्ट्रिंग लिखा है। नेम का ऑलरेडी क्या होता है, इसको टू स्ट्रिंग में लिखा। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस अच्छी नहीं। अगर किसी के माइंड में, मैं तो जान के छोड़ा था कल कि आप कितनी डीपली प्रैक्टिस करते हो, ना किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, तो बच्चे समझ आ गया वो कहने का चलाया। कोड लिखने पे जो कोड तो मैं ठीक ही लिखता हूँ, जितने दिन पढ़ोगे रोज प्रैक्टिकल होगा, रोज का कोड मैं चलाऊंगा तो मेरी मशीन पे चल जाएगा, तो आप में चलने को परेशानी थोड़ी होगी। कोड सिर्फ रन ही नहीं करना, उस कोड को बच्चे टाइम लगाना, एक एक लाइन पे रुक के समझना, और जितनी बार प्रैक्टिस करो उसका मकसद क्या होता है? इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कुछ ना कुछ। एक तो याद रखना, डाटा रीडर में कॉलम्स का एरे बनता है। क्या बनता है? कॉलम्स का एरे। स्क्वायर ब्रैकेट जब लगाते हैं दैट इज एरे। अंडरस्टूड है? अब आप बताओ, हमने पढ़ा होता है कि एरे स्ट्रिंग का बनेगा, एरे इंटीजर का बनेगा, ऐसे पढ़ा होता है। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग आएगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर आएगा। बट ये कैसे एरे है? जैसे एम्प नंबर इंटीजर है, नेम और एड्रेस क्या होगा? स्ट्रिंग, सैलरी फिर इंटीजर, आगे डेट, टाइम, डबल, डेसिमल, अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। तो याद रखना, जिस एरे के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा हो, वो ना स्ट्रिंग का एरे होता ना इंटीजर का, वो होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है वो? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं कलेक्शन। एक टर्म अगर हम यूज करें उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्शन। ये C++ में क्लास होती ना, तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट का क्या बना लो? एरे, दैट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन। तो ये जो डाटा रीडर है, ये जो कॉलम्स का एरे है, ये ना स्ट्रिंग का ना इंटीजर का, ये एरे है ऑब्जेक्ट का। अब एक ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है, डेट, टाइम, डबल, डेसिमल। इसलिए एक कॉलम जो है दैट इज आपका क्या बना? एक ऑब्जेक्ट। जितने भी कॉलम है क्या? एक ऑब्जेक्ट। तभी हमें इसे क्या करना पड़ा? टू स्ट्रिंग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग। आप ये देख लो ना, हटा ये देखो, एरर देख लो, मैंने थोड़ी दी एरर। फिर आप इस पे माउस लेके जाओ, एक, और यहां लिखा हुआ है देखो, कैनॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट। तो फिर आपको पता चल जाएगा, फिर क्या लिख देना और क्या करना? टू स्ट्रिंग। बस बात समझाई मैंने क्या बताया? एरे था और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जब अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा हो तो वो एरे स्ट्रिंग इंटीजर का नहीं होता, वो किसका एरे होता है? ऑब्जेक्ट्स का। इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्शन। ये लॉजिक क्लियर किया? आया नहीं? क्या
क्यों नहीं आया? मैंने कोड तो लिख दिया, बताया हुआ। बटन को छोड़ के किसी भी कंट्रोल की इवेंट फायर करना है तो उसकी ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू कर दो। कैसे करोगे? ये टॉप राइट कॉर्नर में छोटा सा बटन लगा हुआ, ये देखो टास्क, और यहाँ पे इनेबल ऑटो पोस्ट बैक। एक वही बात है जो पहले, या प्रॉपर्टी विंडो में कर दो या यहां से कर दो। अब ये इवेंट आपका फायर हो। अब आप इसे रन करो। जिस नेम पे क्लिक करोगे आपको डिटेल कहां आ जाएगी। अब हम चाहते हैं जैसे अमित है, ये अमित कुमार है, तो अपडेट के क्लिक में टेबल में अपडेट होना चाहिए। तो अब आप अपडेट का कोड लिखोगे, तो अपडेट बटन पे डबल क्लिक किया, फिर पूरी रिवीजन एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू मैं करवा भी देता हूँ साथ साथ में। प्रैक्टिस तो फिर आपको ही करनी है। कई बार तो आपको ही लगेगा आपको पता भी नहीं होगा और आपको समझ आ गया होगा। एक वही प्रैक्टिस होती है। अब ये देखो cmd डॉट क्या लिखेंगे कमांड टेक्स्ट में, स्टोर प्रोसीजर जो कल बनाया था यूपीडी एंड cmd डॉट कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन। और इसमें पैरामीटर, तो इसमें 4 पैरामीटर है। एम्प नंबर, नेम, आप स्टोर प्रोसीजर को आप चेक भी करो जाके, नहीं याद आए। एक एम्प नंबर, और ये एम्प नंबर कहां से आएगा? टेक्स्ट बॉक्स 1। और उसके बाद नेम, एड्रेस, सैलरी, टेक्स्ट बॉक्स 2, 3 और 4। सेम जैसे वहां इंसेप्ट था, यहां पे यूपीडी एम, और इसमें आप अपडेट क्वेरी लिखी है। और उसके बाद क्या लिखते हैं? cmd डॉट एग्जीक्यूट नाउन क्वेरी एंड cmd डॉट डिस्पोज। और उसके बाद लिस्ट बॉक्स जो है वो क्या हो जानी चाहिए? रिफ्रेश। और टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाने चाहिए? एम्प्टी। तो टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी करनी है तो ये कोड ऑलरेडी सेव में लिख चुके हैं, तो हम उसका मेथड बना लेंगे और उसको हम यहां पे कॉल करें। प्रैक्टिस किया करो सैटरडे संडे पूरी। सैटरडे 9 से 4 इंस्टीट्यूट ओपन होता है, आओ प्रैक्टिस करो ताकि नेक्स्ट वीक आओ। पुरानी प्रैक्टिस पारी होनी चाहिए, पर प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए ये थोड़ा सा ध्यान देना। कोड लिखना नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में बार बार करते हैं, लेकिन उनको जॉब में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब तक कोड को समझ के नहीं लिखेंगे, फिर अपनी मर्जी का कोड नहीं उसमें लिख पाएंगे, तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मेरा तो लिखा हुआ लिख भी लोगे, समझ भी आ जाए, लेकिन कल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा चेंज करना है, इसलिए हमें कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी। अब आपको क्लियर का कोड चाहिए,
तो सेव में जाओ, जहां पे हमने सेव का कोड लिखा, ये है, और यहां पे सेलेक्ट करो edit refactor that method, और यहां पे इसका नाम दे दिया, बोलो क्लियर है। और इसी क्लियर रेक को आप लोग कॉल करें। अब यही क्लियर रेक कॉल करना है कहां पे, बोलो अपडेट। पूरी रिवीजन सब किया हुआ तो हम यहां पे कर रहे हैं। अब आप लोग, ये था अपडेट का, तो यहां पे आपने कॉल कर लेना किसको, क्लियर रेक। एक तो ये कोड था आपका अपडेट। देखो सिलेक्ट किया अमित पे, और यहां अमित कुमार, अपडेट किया, अपडेट भी हो गया, खाली भी हो गया, और ये रिफ्रेश। अब लास्ट है, सेलेक्ट किया, डिटेल आ गई, डिलीट के क्लिक में वो डिलीट होना चाहिए। तो अब हम कहां कोड लिख के डिलीट। आप यहाँ कॉमन हैंडल भी यूज कर सकते हैं, और चारों बटन का कोड एक जगह लिखना करवाया। क्या लिखेंगे, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, एक cmd डॉट कमांड टैग, स्टोर प्रोसीजर का नेम है डेल एन, और cmd डॉट कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, cmd डॉट कनेक्शन फोन, add with value @ENO, इसमें एक ही पैरामीटर है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। बस डिलीट में यही क्वेरी होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एंड नंबर, और उसके बाद cmd डॉट execute non query and cmd dot dispose
और उसके बाद डेस्क्राइब और ये क्लियर। हाँ जी, हाँ है तो लिस्ट बॉक्स से रख ली है। एम का नंबर वहां से भी लिख सकते हैं, यहां से दोनों से। तो आने वाले टाइम पे तो पेज पे हमने एम का नंबर पे टेक्स्ट बॉक्स लगाना ही नहीं, वो आगे आइडेंटिटी कॉलम और कंसेप्ट रखते हैं। अभी तो हमारा मेन मकसद है पूरा फ्लो समझ, बस इतनी बात। तो मेरे को लगता है ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब ये एप्लीकेशन 2 बार कर ली, पहले इनलाइन क्वेरी से और स्टोर प्रोसीजर। एक अब हमारा नेक्स्ट है एक लॉगिन स्क्रीन बनाई, जिसमें सिर्फ 2 चीजें होंगी, यूजर नेम और पासवर्ड और एक लॉगिन का बटन। अब उसके लिए ये टेबल भी बनाया हुआ, उसके लिए स्टोर प्रोसीजर भी बना। तो पहले आप यही देख लो रन करके। तो ये सिंपल आपका कौन सा कोड है, डिलीट। देखो सेलेक्ट किया, डिलीट, सेलेक्ट किया और एक। तो अब हम थर्ड टाइम तो एक काम करो, इसी प्रोजेक्ट में एक और पेज ऐड कर लो लॉगिन के नाम से। हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट में जितने मर्जी पेज हो, प्रोजेक्ट ऐड न्यू आइटम और वेब फॉर्म, और यहां पे इसका नेम दे दिया, बोलो लॉगिन, और ये बन गया लॉगिन डॉट ASPX। ये देखो कौन सा पेज है ये, लॉगिन। सबसे पहले लॉगिन वाला ओपन होना चाहिए, तो इस पेज पे राइट क्लिक करके कर दो सेट एज स्टार्ट पेज, ताकि रन करें सबसे पहले लॉगिन पेज ही ओपन होना चाहिए। अब वही वेब कॉन्फ़िग, वही कनेक्शन सिंह अब लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये लॉगिन डॉट ASPX नाम से एक नया पेज ऐड कर लिया। अब हम यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर नेम, उसके लिए आपने क्या लगाना है, बोलो टेक्स्ट बॉक्स। पासवर्ड, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। पासवर्ड जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाओ, और एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट मोड, उसको आपने सेट करना है पासवर्ड। पासवर्ड स्क्रीन पे नजर थोड़ी आता जब कोई पर्सन लिखता है, तो टेक्स्ट मोड सेट कर दिया पास। टेक्स्ट बॉक्स का जो पासवर्ड वाला है उसकी प्रॉपर्टीज में गए और टेक्स्ट मोड सेट कर दो पास, बस। अब उसके बाद यहां पे बटन लगाओ लॉगिन, सिंपल पुश बटन। ये लॉगिन एक, और यहां पे ये आपका लेबल कंट्रोल, कौन सा है ये, लेबल एक। इसमें मैसेज आएगा रॉन्ग यूजर रॉन्ग पासवर्ड, अभी हम सिंपल ही कर देंगे। लेबल में क्या आएगा, मैसेज। ये लेबल कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। एक लॉन्च, तो सबसे पहले इस पेज पे डाटाबेस एक्सेस होगा।
तो उसके लिए कनेक्शन ओपन करना। कोड फाइल में गए, डबल क्लिक किया और वही तीनों नेम स्पेस याद हो गए होंगे अब तो। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, इस नेम स्पेस में कॉमन मेंबर है जो सारे डेटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये सीक्वल सर्वर के साथ यूज होते हैं। यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके लिए होता है? वेब कॉन्फ़िग फाइल से डेटा रीड करना या राइट। ठीक, तो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो तीनों नेम स्पेस आपने ऐड कर लिए। एक, अब आप लोग क्लास में आ जाओ और यहां पे वही सेम एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट। हर टाइम लिख रहे हो कनेक्शन बनाने। आप बोलोगे पिछले पेज पे बनाया होगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। अभी हमें इतनी ASP.NET नहीं आती कि एक पेज का डाटा दूसरे पे कैसे एक्सेस करते हैं। जब वो आता होगा फिर अब कनेक्शन एक जगह ही ओपन करते हैं, एक वो आगे आए। अभी तो वैसे भी जितना लिख लो उतना ही कम है, जितना लिखोगे उतनी ही प्रैक्टिस हो। अब पेज लोड में आ जाओ और वही कनेक्शन स्ट्रिंग कॉम डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आएगा? वेब कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, CN की का नेम डॉट कनेक्शन। अब उसके बाद ले रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग CN की का नेम। इफ कॉन डॉट स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज, और यहां पे कनेक्शन को क्या कर दो? ओपन। तो पेज लोड में ये कनेक्शन ओपन, सब कोड लिखा हो, पुराना कोई भी आप देख। थर्ड टाइम यही कोड हम लोग लिख रहे हैं, वो तरीका आपका कॉमन होता है। अब उसके बाद चेक की यूजर हमने एक मेथड बनाना है। कौन सा मेथड बनाना है? चेक यूजर। ठीक,
और यहां पे आगे और ये प्राइवेट, ये मेथड बना रहे हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। प्राइवेट है, क्लास के अंदर यूज करना है। रिटर्न टाइप इंटीजर दे दी और मेथड का नाम दे दिया चेक यूजर। और इसमें दो पैरामीटर होंगे, एक यूजर नेम के लिए और एक पासवर्ड। जान के मेथड बना रहे, मेथड को हम एक से ज्यादा बार यूज कर सकते। तो पहले पेज लोड में कनेक्शन ओपन किया या उससे पहले हमने ये लॉगिन स्क्रीन बनाई, एंटर सा यूजर नेम और पासवर्ड। बस याद रखना जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट मोड पास। उसके बाद पेज लोड में मैंने कनेक्शन ओपन किया, आता था, हम 2 बार तो पहले लिख चुके हैं। और फिर आपका आएगा चेक यूजर। ठीक, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो थोड़ा सा कुछ होगा। एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉगिन चेक क्या आपका बोलो, स्टोर प्रोसीजर का नेम जो हमने बनाया था, और कौन में क्या है, डाटाबेस का कनेक्शन। आप बोलोगे पहले तो 2 लाइन लिखते थे, कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन। हम ऐसे कंस्ट्रक्टर में भी पास कर सकते हैं, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यह देखो मैंने नहीं बनाया हुआ, एसक्यूएल कमांड पे F12 प्रेस करो। हम पहले यूज करते थे फर्स्ट वाला, ये वाला एसक्यूएल कमांड, इसमें कोई पैरामीटर नहीं था। अब हम ये तीसरे वाला यूज कर रहे हैं, ओवरलोड हुआ ना, ये सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है, कमांड टेक्स्ट। दूसरा पैरामीटर क्या है, कनेक्शन। एक तो कोई जादू नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसका फायदा ये है कि मुझे 2 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, cmd.command-text एंड cmd.connection, बस। उसकी जगह हमने क्या किया, सीधा ही कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। मीनिंग आपका सेव, सिर्फ आपको क्या लिखना है, cmd.command-type.store। तो 2 लाइनों की जगह बच गई, हमने सीधा कहां पास कर दिया, कंस्ट्रक्टर। कुछ तो नया सीख लेंगे। एक आप बोलोगे ये कमांड टाइप के ऊपर लिख दो, ये फिर माइक्रोसॉफ्ट से पूछना, नहीं बनाया हो तो मैं क्या करूं। एक जो बना हुआ था हमने उसको यूज कर लिया। एक हाँ सब में चलेगा, एक जो पिछले लिखे सब में चलेगा, जो सेव अपडेट डिलीट में न्यू में करके पास कर सकते। एक अब उसके बाद इसमें 2 पैरामीटर हम पास करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। तो cmd.parameter.add with value @un पैरामीटर का नेम, और ये कहां से आएगा, यू। इस यू में से आएगा आपका यूजर नेम। इसी तरह से cmd.parameter.add with value @up, ये पास, ये आपका पैरामीटर का नेम है @ के साथ। नहीं याद आए स्टोर पे जाके लॉगिन चेक में चेक करें। तो ये 2 पैरामीटर आपने पास कर दिए, यूजर नेम और पास। लेकिन लॉगिन चेक की जो कहानी है उसमें स्टोर प्रोसीजर जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मुझे वो वैल्यू भी चाहिए। अब C++ का फंक्शन होता तो मैं सीधा लिखता जी int a और आगे मान लो फंक्शन का नेम और वो वैल्यू
रिटर्न कर देता हूं। एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन स्टोर प्रोसीजर में ऐसा नहीं। वैल्यू पास करनी तो भी पैरामीटर और वैल्यू रिटर्न करनी तो भी पैरामीटर। तो अब मुझे एक और पैरामीटर बनाना पड़ेगा। दो तो बने हुए हैं, यूएन और यू। ये नई कहानी अब आएगी। एक तो यहां पे एसक्यूएल पैरामीटर, ये क्लास यूज होती है पैरामीटर बनाने की। आप नोटिस करो, ये ऐड विद वैल्यू में भी पैरामीटर ऐसे ही बनता है। और ये मैंने पैरामीटर के लिए एक वेरिएबल ले लिया और इजिकल टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, और यहां पे पैरामीटर का नाम दे दो, मैंने रख दिया @RET। इसमें वैल्यू रिटर्न होके आएगी, तो ऐसा नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते हो। और उसके बाद इसकी डाटा टाइप क्या होगी, क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही हो सकती है, और कोई हो नहीं सकती। लगवाया था कि स्टोर प्रोसीजर सिर्फ क्या रिटर्न करते हैं, इंटीजर। तो उसके लिए क्या बना हुआ, एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट इन। एसक्यूएल डीबी टाइप भी एक इनम्बरेशन है, इसमें सारी डाटा टाइप है सिंपल। ये देखो क्या, ये सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में, और ई नाम एसक्यूएल डीबी टाइप, और इसमें क्या सारी डाटा लो। तो एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट इन, और ये आपने दे दिया डाटा टाइप। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें डाटा रिटर्न होके आए, तो मैंने आपको लिखवाए थे कि स्टोर प्रोसीजर में कौन कौन सी टाइप के पैरामीटर होते हैं। आपको लिखवाया था, एक होता है इनपुट, बाय डिफॉल्ट इनपुट होती है, वैल्यू पास करना, जैसे @UN, इसकी तो टाइप नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट ये इनपुट है। @UP, ये भी इनपुट है। ठीक, ऐसे दूसरा लगवाया था आउटपुट, वैल्यू रिटर्न करने के लिए। तीसरा लगवाया था इनपुट आउटपुट, जो दोनों काम करेगा। बट हम इन तीनों को यूज करेंगे। हम यहाँ पे मैंने बोला 3 टाइप्स के होते हैं पैरामीटर, लेकिन होते वो 4। मैं इस पैरामीटर की डायरेक्शन बताऊंगा। पैरामीटर का नाम क्या है, @RET डॉट पैरम डॉट डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पैरामीटर डायरेक्शन डॉट, और इसमें 4 डायरेक्शन है, देख लो, इनपुट आउटपुट रिटर्न वैल्यू और इनपुट आउटपुट। मैं यहां यूज करूंगा रिटर्न वैल्यू, क्योंकि पैरामीटर रिटर्न कर रहा वैल्यू। ये देखो, ये भी क्या आपकी इनम्बरेशन, कितने टाइप के हैं, इनपुट आउटपुट और रिटर्न वैल्यू। और याद रखना, रिटर्न वैल्यू वाला एक ही पैरामीटर हो सकता है। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी हो तो हम आउटपुट यूज करेंगे, आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, रिटर्न वैल्यू। अब पता चलेगा कि इस पैरामीटर में वैल्यू रिटर्न होके आएगी, बट किसका, then cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड, और ये पैरामीटर का नेम ऐड भी करना पड़ेगा ना एसक्यूएल कमांड में। जैसे ये ऐड नहीं करते cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड
तो हमने इसको ऐड की। उसके बाद की कहानी के लिए आपको मंडे आना पड़ेगा। तो मंडे हम ये सारा कंप्लीट करेंगे। ये लॉगिन वाला मैं शुरू से समझाऊंगा, इसमें थोड़ा सा नई चीज है इसलिए मैंने ब्रेक दिया, नहीं तो कंप्लीट तो मैं आज भी कर सकता था। तो इसको कंप्लीट करेंगे मंडे, और मंडे ही फिर हम शुरू करेंगे एफबीसी। आप ये लॉगिन वाला कोड छोड़ दो, उससे पहले 2 एप्लीकेशन करवानी है, इनलाइन क्वेरी से और स्टोर प्रोसीजर से। कम 3 बार उसको करके आओगे, फिर मंडे इसमें लगेंगे 10-15 मिनट और फिर हम नया टॉपिक शुरू। तो प्रैक्टिस तो